नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, ज्योतिष के एक बहुत ही गूढ़ सिद्धांत के विषय में आज हम बात करेंगे। ज्योतिष के हर भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ज्योतिष के कुल 12 खाने होते हैं, पहले खाने से लेकर 12वां खाना तक। जैसे पहला खाना जो है यानी प्रथम भाव जो है, फर्स्ट हाउस, वो लग्न होता है जो आपको रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का जो लग्न है वो आप खुद हैं। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ऐसे ही 12th हाउस तक होते हैं। तो हर खाना जो है, कुंडली का हर खाना, हर भाव जो है वो कुछ कहना चाहता है। वो एक विशेष स्थान को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हर कुंडली के हर खाने से एक विशेष चीज़ का विचार किया जाता है। जैसे पहला हाउस, फर्स्ट हाउस जो है वो लग्न का होता है। सेकंड हाउस जो है आपके धन का है, वाणी का है। थर्ड हाउस आपके पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है। फोर्थ हाउस आपके सुख का है, परिवार का है। फिफ्थ हाउस संतान का, विद्या का, आपकी लव लाइफ का, इसका है। सिक्स हाउस कर्ज, रोग, शत्रु, ऋण, इन सब का है। सेवन्थ हाउस आपके स्पाउस का है, पार्टनरशिप का है। एर्थ हाउस क्या है? आपका मृत्यु का भाव है, आपके गुप्त खजानों का भाव है। नाइन्थ हाउस जो है वो भाग्य का स्थान है। 10th हाउस आपके कर्म का है, आपके पिता का है। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है, आय का है। 12th हाउस आपके खर्च का है। तो इस तरह से 12 स्थान जो है वो किसी विशेष चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जब हमें विचार करना होता है कि कुंडली के किसी एक टॉपिक पर बात करनी होती है तो हम उस खाने के बारे में विचार करते हैं। लेकिन इसमें एक और रहस्य छिपा हुआ है। केवल कुंडली का वो खाना ही उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे लग्न के बारे में अगर हमें विचार करना है तो उसके ठीक सामने जो भाव आता है वो भी बताता है कि आपका लग्न किस तरह का है या आपके बारे में वो बताता है। जैसे लग्न अगर आपके बारे में बताता है तो उसके ठीक सामने 7th हाउस आता है। 7th हाउस जो आपके पार्टनर का है, आपके स्पाउस का है। तो जब तक हम 7th हाउस को नहीं समझेंगे तब तक हम आपको भी नहीं समझ सकते हैं। तो दोनों को देखना होता है। ऐसे ही अगर हमको सेकंड हाउस, आपके धन के बारे में विचार करना है तो हमें आपके अर्थ हाउस को भी देखना पड़ेगा। यानी दोनों जो आमने सामने के भाव हैं उनको भी हमें देखना पड़ेगा, जिनको भाव दर्पण सिद्धांत कहते हैं। यानी किसी भी स्थान का जो सामने वाला जो स्थान है, सामने वाला जो भाव है वो क्या है? उसका मिरर हाउस है, उसका मिरर हाउस होता है। यानी जब तक हम उस स्थान को नहीं देखेंगे तब तक हम उसके बारे में सही प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे थर्ड हाउस हमको देखना है, थर्ड हाउस आपके पराक्रम को जानना है या भाग्य को जानना है, तो भाग्य और पराक्रम एक दूसरे के सामने होते हैं। यानी सेवन्थ हाउस पर उसके ठीक सामने जो है वो 7th हाउस कौन सा आता है? भाग्य का आता है। यानी पराक्रम और भाग्य एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो जिसका पराक्रम बहुत कमज़ोर होगा उसका भाग्य भी साथ नहीं देगा। वो एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम 4th हाउस को देखें तो 4th हाउस जो है आपके सुख का है, आपके माता का है, आपके परिवार का है। तो 4th हाउस तब तक अच्छा नहीं हो सकता है जब तक उसके सामने 10th हाउस आपके कर्म का है, आपके पिता का है। तो जब तक वहाँ से कनेक्शन नहीं होगा, आपका कर्म अगर अच्छा नहीं है तो सुख कहाँ से आएगा? जब आप कर्म ही नहीं करेंगे तो सुख कहाँ से आएगा? और अगर सुख आएगा तो कर्म भी, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे ही 5th हाउस है, 5th हाउस संतान का है, विद्या का है। तो जब और उसके ठीक सामने 11th हाउस आता है। तो 11th हाउस जो है वो क्या है? इच्छा पूर्ति का है, हमारी इनकम का है। तो इनकम तभी बढ़ेगी जब हम प्रयास करेंगे,
जब हम पढ़ाई करेंगे तभी हमारी इच्छा पूरी होगी। तो वो उस भाव से कनेक्शन है, यानी वहाँ जो ग्रह बैठता है उसकी सीधी दृष्टि जो है वो 5th हाउस पर आएगी, या 5th हाउस में जो ग्रह बैठा हुआ है उसकी सीधी दृष्टि 11th हाउस पर जाएगी। यानी दोनों ग्रह, दोनों जब तक स्थान अच्छे नहीं होंगे तब तक जो है वो हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा, ना तो 5th हाउस का लाभ मिलेगा और ना तो 11th हाउस का लाभ मिलेगा। तो अगर 5th हाउस जिसकी कुंडली में कमज़ोर है या ख़राब है या पाप कर्तरी योग में है तो उसका 11th हाउस भी ख़राब हो जाता है। यानी जिसने पढ़ाई ठीक से नहीं की है तो वो बहुत अच्छे से पैसा भी नहीं कमा पाएगा, उसके पास इनकम के सोर्सेज भी बहुत अच्छे नहीं होंगे, उसकी लव लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 5th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही 6th हाउस है, 6th हाउस का संबंध जो है वो 12th हाउस से है। ऐसे ही 7th हाउस है, 7th हाउस का संबंध जो है आपके लग्न से यानी 1st हाउस से है। ऐसे ही अर्थ हाउस है, अर्थ हाउस का संबंध जो है आपके 2nd हाउस से है। 9th हाउस का भी हमने चर्चा किया, 9th हाउस का संबंध जो है वो आपके पराक्रम 3rd हाउस से है। 10th हाउस का संबंध जो है आपके 4th हाउस से है। ऐसे ही सारे जो हाउसेस हैं 12th हाउस हैं उनके 12 हाउसेस जो हैं उनके सामने वाले जो हाउसेस हैं उनका सीधा संबंध जो है उनके अपोजिट हाउसेस से होता है। जब तक हम इन दोनों हाउसेस को नहीं समझेंगे तब तक जो है हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। यानी किसी भी भाव के बारे में अगर प्रेडिक्शन करना है, अगर हमें आपके भाग्य को समझना है तो हमें आपके पराक्रम को भी देखना होगा, 3rd हाउस को भी देखना होगा कि 3rd हाउस की क्या पोजीशन है। 3rd हाउस कहीं पाप कर्तरी योग में तो नहीं है, वहाँ पाप ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है। अगर 3rd हाउस खराब है तो आपका भाग्य भी बहुत उपयुक्त ढंग से काम नहीं करेगा। भाग्य भाव में भले ही अच्छे ग्रह बैठे हैं लेकिन अगर आपका 3rd हाउस खराब है तो वो भी उस तरह से रिजल्ट नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर कर्म का स्थान है 10th हाउस है और कर्म के स्थान में कोई ऐसा पाप ग्रह बैठा हुआ है या पाप कर्तरी योग में है या पाप ग्रहों का प्रभाव है तो आपके घर में सुख की भी कमी रहेगी। आप जो 4th हाउस आपके वाहन का है, घर का है, कुटुंब का है, सुख का है, माता का है, तो उसमें भी कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सब जो हाउसेस हैं ये अपने अपोजिट हाउसेस से कनेक्ट होते हैं, ये इनके मिरर हाउसेस हैं और इन मिरर हाउसेस को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको देखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी भी हाउस के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।